साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है घटना चक्र की, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिविजन नोट्स कराऊँगा, उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट कराऊँगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अणा के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 गा के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु उन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 झा के तहत किया गया है। अनुच्छेद 243 माह के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं, 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर, फिर ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियाँ प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः के संथानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित हुई थी या फिर की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान में है, किया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। 1988 में गठित PK थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। पूर्व में 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया है, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं PK थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति माना जाता है।
GV.K. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243 घ के 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 न 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तृणमूल लोकतंत्र यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 टा के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अनुच्छेद 243 यक में यानी कि याका के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचनों को भी यही आयोग संचालित करता है। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग यानी कि 9 का 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। आगे देखते हैं 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 था के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतें शामिल हैं। आगे देखते हैं नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 243 या घ के क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 या डाके के लिए की क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1988 को मद्रास में स्थापित हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। साथियों, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब मैं इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको करा रहा हूं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज को। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, यानी कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसकी व्याख्या है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मैटकॉफ ने 1830 ईस्वी में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 40। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या में कहा गया है कि
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। साथियों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, यानी कि 4, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसकी व्याख्या है, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, तथापि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यानी कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1993 में। इसकी व्याख्या है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगरपालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1993, यानी कि 1993। इसकी व्याख्या है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान क्रम से 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए। ये दोनों अधिनियम वर्ष 1993 में लागू हुए। साथियों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। इसकी व्याख्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि 73वां संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, बड़े ध्यान से इस प्रश्न को तैयार करना है। इसकी व्याख्या है, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 73वां संशोधन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि
भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। इसकी व्याख्या है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित था। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी। इसकी व्याख्या है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 छा के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यानी कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। तो इसमें पहला कथन है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, दूसरा कथन है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, और तीसरा कथन है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, एवं चौथा कथन है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये चारों कथन सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 29 विषय। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 243 गा के क्लॉज 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि संविधान में 73वें संशोधन 1992 के द्वारा शामिल भाग 9 के उपबंधों के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 गा तथा ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंध किए जाएं। अनुच्छेद 243 का प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। अनुच्छेद 243 खा के क्लॉज 1, लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। अनुच्छेद 243 खा के क्लॉज 2 अतः
वहाँ विकल्प सी लागू नहीं होगा, अतः विकल्प सी सही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि सबसे पहले ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 243 बी यानी कि 243 खा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती खंड स्तर एवं जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 20 लाख। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 है, यानी कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 243 ई यानी कि 243 अणा के डा के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे इसके पहले विघटित किया जा सकेगा। यदि पंचायत पहले विघटित कर दी गई हो तो विघटन की तारीख से 6 मास के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि 6 माह के अंदर। इसकी व्याख्या है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। इसके द्वारा भाग 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई है। इस भाग में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों आदि इत्यादि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 ई के क्लॉज 3 बी के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। इसमें पहला कथन है, यानी कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दूसरा कथन है, यानी कि दूसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। और चौथा पॉइंट है, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी का निर्णय होता है। और छठवां पॉइंट है आपका, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर विकल्प सी सही है, यानी कि दूसरा, तीसरा और छठवां पॉइंट इसमें सही नहीं है और सब इसमें सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या को बड़े ध्यान से देखना है। यानी कि ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। अतः स्पष्ट है कि कथन 2, 3, 6 असत्य हैं, क्योंकि तीनों कथनों में मनोनीत सदस्यों की बात की गई है जबकि सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यहाँ ग्राम पंचायत में प्रधान के अतिरिक्त 9 पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 तक होने पर 11, जनसंख्या 1001 से 2000 तक होने पर 13, जनसंख्या 2001 से 3000 तक होने पर 15, जनसंख्या 3000 से अधिक होने पर सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि
लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243 छः पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से तथा अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव करना। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 25 है आपकी, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि न्यायिक पुनर्वीक्षण, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। इसकी व्याख्या है, न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह न्यायपालिका की शक्ति है। प्रश्न संख्या 26 है आपकी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखेंगे, उसके बाद इसके ऑप्शन की बात करेंगे। तो इसकी व्याख्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 1993 के प्रावधानों के तहत वहाँ न्याय पंचायतों या ग्राम कचहरी विलेज कोर्ट को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्यवाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को, यानी कि भाग 6 को अवैध करार दिया था। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकती, चाहे वह मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रमण करने पर हो। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं, वहां कहीं भी इनके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा दिए जा सकने का प्रावधान नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यानी कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। साथियों, दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। साथियों, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि कथन 1 सत्य है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं। कथन 2 का यह भाग तो सत्य है, पर अनुच्छेद 243 क्यू 243 था के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की नगर पालिकाएँ होती हैं, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 कह रही है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा है आपका कथन, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केवल एक। इसकी व्याख्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 का के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है आपकी, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि पंचायतों यानी कि स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 गा के अनुसार
किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 के 4 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 31 है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है आपका पंचायती राज विषय है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राज्य सूची पर, राज्य की सूची पर पंचायती राज विषय है। देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य सूची में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है आपका, यानी कि पंचायत चुनाव होते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों में। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। इसकी व्याख्या है संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगर पालिकाओं से संबंधित है। अन्य तीनों कथन पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं जो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए। साथियों, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 38 यानी कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 24 अप्रैल को। इसकी व्याख्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न प्रश्न क्या 39 है आपकी, यानी कि 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है, तो देखते हैं इसके अन्य विकल्प कौन कौन से हैं। तो अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो इसमें एक डी ऑप्शन है विकल्प, यानी कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नहीं है। अन्य प्रश्नगत प्रावधान इसके द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 40 है, यानी कि इसमें कथन ए दिया गया है। कथन में कहा गया है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। इसमें कारण आर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न संख्या 41 है आपकी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं पहला कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है। आगे देखते हैं दूसरा कथन है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। साथियों इसका सही आंसर विकल्प केवल ए सही है, यानी कि केवल एक कथन इसमें सही दिया गया है। साथियों इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D के 3 अर्थात 243 घ के 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान है। इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। नोट करके दिया गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान निष्प्रभावी हो गया है। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है कि संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर विकल्प देखने से पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। तो इसकी व्याख्या में कहा गया है कि प्रश्न में 2 विकल्प ए और सी इस प्रकार हैं जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, ना कि 30%। अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 43। प्रश्न में कहा गया है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। साथियों 30% आरक्षण स्थान नहीं दिया गया है, केवल 1/3 आरक्षण दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 44। प्रश्न कह रहा है कि आपका महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया है, वह है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1992 का 73वां संशोधन। इसकी व्याख्या है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके दिया गया है। अनुच्छेद 243 घ के खंड 3 के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 45 है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, तो 243 यानी कि 243D।
इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 243 डी के खंड 1 में उपबंधित है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। साथ ही इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 48, यानी कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, 50% कर दिया है। साथियों, पहले देखेंगे इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि प्रश्नकाल में बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में प्रदान किया गया था, परंतु वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा राज्यों में भी महिलाओं के लिए 50% यानी कि 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपकी 49। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। इसमें से आपने बिहार ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने और आपका हिमाचल प्रदेश ने, इन चारों राज्यों ने 50% आरक्षण वैध किया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या 50 है आपकी, यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि कुल स्थानों का 1/3। साथियों, इस क्वेश्चन का विश्लेषण है 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या है 51। प्रश्न कह रहा है कि पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इसकी व्याख्या है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 243 घ के 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, अतः पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या है आपकी 52। प्रश्न कह रहा है कि राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, असम, मेघालय, तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी कि अधिनियम 1996 के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों जैसे कि जिनमें है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान के विभिन्न जिलों में लागू है। असम, मेघालय व तमिलनाडु में यह प्रवर्तन में नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या है आपकी 53। प्रश्न कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका यानी कि शक्ति है? तो इसमें पहला कथन है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, ग्राम सभा के पास लघु बनापेज का स्वामित्व होता है। और तीसरा पॉइंट है कि अनुसूचित क्षेत्रों में
किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वन उपजों के स्वामित्व के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों यानी कि माइनर मिनरल्स के खनन के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, यानी कि प्रश्न संख्या है 54। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी, जिनमें है कि पहला है आपका ए, लघु जलाशयों की योजना बनाना। दूसरा है समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। तीसरा सी है जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना। और चौथा डी है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिए हुए कार्य। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। उपयुक्त सभी विकल्प इसमें सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की निम्न शक्तियां दी गई हैं, जिनमें नंबर 1 है लघु जलाशयों की योजना बनाना। दूसरा है समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। तीसरा है जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना। और चौथा है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त यानी दिए हुए कार्य करना। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है 55 यानी कि 55। प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, आपको पता है। इसकी व्याख्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या है 56। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है कि गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं। चौथा पॉइंट है कि गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है कि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। छठवां पॉइंट है कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। और आपका सातवां पॉइंट है कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। और आपका आठवां पॉइंट है कि यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत यानी कि पद से हटाया जा सकता है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो इसमें 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट और 7वां पॉइंट आपका सही नहीं है। अन्य पॉइंट इसमें सभी सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 यथा संशोधित के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति तथा 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। अतः कथन 1 और 2 सही है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति के लिए पंच एवं सरपंच उत्तरदायी हैं। और यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो पंच यानी कि सरपंच को पदच्युत यानी कि पद से हटाया जा सकता है। अतः कथन 3 और 8 सही हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। अतः कथन 4 भी सही है। उक्त अधिनियम के अनुसार स्थगित सम्मेलन बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। अतः कथन 5 गलत है। इस अधिनियम के अनुसार बजट पारित करने और लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य है। अतः कथन 6 और 7 गलत है।
साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यानी कि प्रश्न संख्या 57। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 89 की धारा को। देखते हैं साथियों इसकी व्याख्या। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा यानी कि धारा 89 सेक्शन 89 में वर्ष 2021 में संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 58। कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। साथियों इसका सही आंसर विकल्प डी है। इसकी व्याख्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन यानी कि बैठक की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाए द्वारा की जाती है। पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य एक वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में यदि आम सहमति नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जनजाति की सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे उम्र की महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 59 यानी कि 59। प्रश्न कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। साथियों इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। साथियों अगर इसकी व्याख्या देखें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी उपबंध किए गए हैं तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे जाने वाले विषयों का उल्लेख है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या आपकी 60 है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि स्वशासन व्यवस्था को। इसकी व्याख्या देखते हैं यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है, जो शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण एवं स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। साथियों स्थानीय स्वशासन से संबंधित मैंने आपके लिए 60 प्रश्न करा दिए हैं। साथियों अभी इसके इतने यानी कि इसके दोगुने प्रश्न यानी कि अभी कम से कम 110 प्रश्न बाकी हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो उन प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। साथियों आप घटना चक्र की सीरीज से, घटना चक्र की किताब से प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, बार बार इसी बुक को पढ़ें। यहाँ से आपकी जीएस पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। इसी प्रकार मैं इसकी अन्य वीडियोज भी लाऊंगा। साथियों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं यानी कि साथियों अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब में जा कर के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सीरियल से मिल जाएंगी। वहाँ आप जा कर के सभी वीडियोज़ को देखें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और हार्डवर्क करें। हार्डवर्क का यानी कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। व्यक्ति का जितना अधिक कठिन परिश्रम होता है उसको सफलता उतनी ही शानदार मिलती है। और साथियों सफलता के लिए निश्चित है कि कठिन परिश्रम करना ही होगा। बिना कठिन परिश्रम के सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप एक दिन कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार यानी कि अनवरत कठिन परिश्रम करना ही होगा और लगातार कठिन परिश्रम करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और अपने अंदर जो कमियां हैं उन कमियों में सुधार करके, उन कमियों को सुधार करके, कम करके और कमियों पर काम करके अपनी कमियों को दूर करके अपने आप को बेहतर बनाना होगा। साथियों फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो में। इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न रह गए हैं उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा। साथियों यदि आपको मेरा यह
काम, मेरी ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी के लिए इस मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। साथियों फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों क्षमा मांगता हूँ, यानी कि विदा मांगता हूँ। फिर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।